ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं, यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। किसी भी आदमी को अपनी बुद्धि का बलिदान कर विनम्र बनने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज की पूजा तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि तर्क को यह विश्वास न हो जाए हो कि वह पूजनीय है। ये वाल्टियर ने कहा है। देश की भाषिक योजना और हिंदी। आजकल आप देख रहे हैं कि हिंदी को लेकर काफी दक्षिण भारत में विरोध भी चल रहा है, खूब राजनीति भी हो रही है। तो आप देखेंगे त्रिभाषा सूत्र के बारे में सुने हैं ना, अभी नई जो शिक्षा नीति आई हुई थी। तो आप देखिए, देश में आजादी का आंदोलन और हिंदी की स्वीकारता दोनों कार्य समानंद चल रहे थे। उस समय अंग्रेजों और अंग्रेजी दोनों के बरकस हिंदी एक औजार की तरह कार्य कर रही थी। यही कारण था कि बाद में हिंदी स्वतंत्र भारत की भाषिक अभिव्यक्ति बनी। और इसके पीछे सिर्फ महात्मा गांधी नहीं, देश भर के प्रयास स्वतंत्रता सेनानी इस मत के साथ कार्य कर रहे थे कि देश के लोकतंत्र की भाषा हिंदी होगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हिंदी को केंद्रीय स्तर पर राजभाषा का दर्जा दिया गया। हालांकि इसके साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा मिला था, और जिसके मूल में अंग्रेजी की विरासत और कुछ छिटपुट हिंदी विरोध था। मगर तब से और आज तक धरातल पर बहुत कुछ बदल चुका है। वर्ष 2000 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निकले निष्कर्ष को देखें तो हिंदी विरोध के गुब्बारे में सुई जमीनी स्तर से चुभाई जा रही है, और इसलिए राजनीति में नकारात्मक भाषाई मुद्दों को चुनने का ढर्रा अब बदल देना चाहिए। निराशा की बात यह है कि ऐसा हो नहीं रहा है, और दिनों दिन इस तरह के मुद्दे उठाए जाने लगे हैं। और देखिए, जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड रिम्बेओ के समय में शुरुआत हुई थी ना, और नियमित व्यवस्थित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से शुरुआत हुई थी। दरअसल हिंदी बोलने वालों की संख्या जनसंख्या वर्ष 2001 में थी 1000 में थी, उसमें 2011 तक अखिल भारतीय स्तर पर 25.19% की वृद्धि हुई है। लेकिन यदि विस्तार किसी पूर्ण राज्य के रूप में तमिलनाडु में सबसे ऊपर है कि अब 107.67%, आगे यह केरल में 96.80, गोवा में 95.40, गुजरात में 78.53, कर्नाटक में 49.41%। हिंदी विस्तार का यही आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 23.86%, बिहार में 33.08 और मध्य प्रदेश में 22.15%। याद रहे कि यह क्षेत्र कथित रूप से हिंदी प्रदेश हैं, और यहाँ इन 10 वर्षों के अंतराल में जनसंख्या की कुल विस्तार वाले फीसद की अवहेलना भी नहीं की जा सकती है। लिहाजा धारणा से विपरीत हिंदी का मूल विस्तार उन्हीं क्षेत्रों में अधिक हुआ जहां परंपरागत रूप से हिंदी का प्रभाव नहीं माना गया, और उसमें भी तमिलनाडु सबसे ऊपर है। याद रहे कि वहां हिंदी को थोपा नहीं गया। हिंदी विरोध तो वहां की राजनीति का केंद्रीय तथ्य है। और मैंने कहा ना, देखिए, इस तरह की हमारे देश में राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जितनी अधिक भाषाएं हो सके उतनी भाषाएं सीखना चाहिए। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है कि आज अंतर्राज्यीय रोजगार, शिक्षा और मनोरंजन आदि की चाहत में लोगों ने हिंदी सीखी, और यह इन्हीं कारणों से विस्थापन हुआ है। यदि हिंदी को थोपना होता तो यह संविधान की मूल मंशा के अनुरूप आज देश की अनिवार्य भाषा होती। लेकिन यह सच्चाई किसी से छपी नहीं है कि स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी सरकारी कामकाज की भाषा स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी ही है। जाहिर है कि हिंदी अपनी जमीन से आगे बढ़ रही, ऊपर से थोपी नहीं गई है। और इस क्रम में हिंदी को लेकर कुछ बने बनाए भ्रम से देश जितना जल्दी निकल जाए तो अच्छा होगा। सर्वप्रथम तो आप देखते हैं कि यही कि हिंदी पट्टी जैसे कि कोई चीज वास्तविक धरातल पर नहीं है। यह सिर्फ गिरसन 1928 द्वारा प्रस्तावित हिंदी बेल्ट का अनुवाद भर है, और जिसे आप देखते हैं कि रामविलास शर्मा आदि सरे के विद्वानों ने हिंदी में जड़भूत कर दिया। और जिस बड़े क्षेत्र को गिरसन ने हिंदी बेल्ट कहा था, उसी में से बिहार को बिहारी भाषा वाला क्षेत्र बताया था। आज अगर इस भाषा को खोजा जाएगा तो ना तो वास्तव में कोई बिहारी भाषा का अस्तित्व है, और ना ही हिंदी बेल्ट का। वास्तव में इस पट्टी में हिंदी से अधिक प्यार पाने वाली दूसरी सैकड़ों भाषाएं हैं। ये सभी लोग हिंदी को उसी व्यवहारिकता के धरातल पर खड़ा होकर स्वीकार करते हैं जैसे देश के दूसरे हिस्सों के लोग। याद रहे कि जिस कथित हिंदी पट्टी को हिंदी का ज्ञाता समझ लिया जाता है, वहां हिंदी को अलग से सीखा जाता है। यहाँ दूर दराज के क्षेत्रों में आज भी हिंदी उसी तरह है जैसे बंगला, असमिया, गुजराती आदि हो सकती है। यहाँ तक कि हिंदी की प्रांतीय स्वरूप अपने आप में हिंदी है, जो हिंदी के लोकतांत्रिक चरित्र का सबसे सुंदर उदाहरण है।
दूसरी तरफ आप देखिए आज देश में हिंदी के नाम पर घोषित सरकारी गैर सरकारी नौकरियों का अखिल भारतीयकरण तेजी से हुआ है। अब देश को जोड़ने चलाने और भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए संवाहक भाषाओं की जरूरत हमेशा रहेगी और इसमें हिंदी सर्वाधिक उपयोगी है। खैर लोकतंत्र में किसी को इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए कि वह देश और समाज का एकमेव निर्धारक बन जाए। भाषाएं बहुभाषिक समाज के लोकतंत्र की नियामक होती हैं, मगर अगर अंग्रेजी का शक्तिशाली होना भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है तो इसकी संभावनाएं हिंदी के साथ भी बनी रहेंगी। मगर हिंदी अंग्रेजी की आपस में तुलना की जाए तो हिंदी निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए सर्वाधिक उपयोगी रही है। इसलिए भी अपने इतिहास से ही हिंदी ने समायोजन पर जोर दिया है, बहिष्कार पर नहीं। यही कारण है कि इसमें अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी आदि के सैकड़ों शब्द सहज स्वीकृत हैं और यही इसकी शक्ति है और जिससे इसने अपना रास्ता खुद बनाया और आगे भी बनाएगी तथा भारतीय बहुभाषिकता के मूल चरित्र की रक्षा करेगी जिससे देश की सभी भाषाएं शामिल हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज भोजपुरी को लेकर देखा जा सकता है। हैरत की बात है कि सरकार ने आज तक इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करने लायक नहीं समझा, लेकिन गूगल ने इसमें मशीनी अनुवाद को विकसित कर दिया है। इधर डिजिटल मीडिया को लेकर फिक्की द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 2023 में टीवी के दर्शक के रूप में भोजपुरी भाषी न सिर्फ अंग्रेजी, बंगला, उड़िया, मलयालम से कई गुना आगे है, बल्कि पंजाबी, तेलुगु, मराठी और तमिल के बराबर है। इसका संगीत, फिल्म उद्योग और डिजिटल मीडिया के माध्यम से लगातार आगे बढ़ रहा है और इसमें देश के सभी भाषियों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए। हिंदी के पास ना तो आज शास्त्रीयता के दर्जे की हकदारी है, ना ही वह कतार में खड़ी है, लेकिन इसमें एक उदात्त भाव है जो ईमानदार और शंका से सर्वथा परे है। यह देश की रवानगी की अपनी भाषा है जो जड़ीभूत ना होकर पूर्वाग्रह से मुक्त एक गतिशील भाषा है। असल में भारतीय लोक और लोकतंत्र को हिंदी में सबसे सहज ढंग से चरितार्थ किया जा सकता है। अंग्रेजी में ना तो तमिलनाडु की आम जनता से संवाद संभव है और ना ही कहीं और। भाषा एक सामाजिक परिसंपत्ति होती है। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात सोचना भी मूर्खता है। दो अलग अलग भाषाओं से दो व्यक्ति, दो समाज, दो कमरे बन सकते हैं, जबकि इनमें संवाद के लिए किसी एक भाषा की जरूरत होगी। दो कमरे, बंद कमरे से निकलकर एक आंगन की जरूरत होगी। हिंदी इसी धरातल पर देश की सभी भाषाओं से सबसे आगे है और रहेगी भी। बाकी आप लोग बताइए क्या सोचते हैं। तकनीकी और नीति। आधुनिक जगत में तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति की गति इतनी तीव्र है कि समाज लगातार बदल रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की बात हो रही, स्वचालित मशीनें, जैव प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान जैसे क्षेत्र हर दिन नई संभावनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरी ओर समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान हमें यह समझने में मदद करते हैं कि इन तकनीकों का प्रभाव मानव जीवन पर क्या होगा। फिर भी अक्सर पाया जाता है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विशेषज्ञ एक दूसरे को हल्के में लेते हैं। तकनीकी विशेषज्ञों को लगता है कि सामाजिक विज्ञान में ठोस गणना प्रमाणों की कमी होती है, जबकि समाजशास्त्रियों को लगता है कि तकनीक केवल लाभ कमाने के लिए बनाई जाती है, मानवीय पहलुओं की उपेक्षा करती है। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञता इसके तर्कसंगत, गणनात्मक होने और परीक्षण पर आधारित दृष्टिकोण है। यह क्षेत्र ठोस प्रमाण और विश्लेषण पर आधारित होता है और जहां किसी भी निष्कर्ष को तभी स्वीकार किया जाता है जब वह प्रयोगों और आंकड़ों से प्रमाणित हो। नवाचार, अनुसंधान और तकनीकी उन्नति के माध्यम से यह क्षेत्र समाज को नई संभावनाएं प्रदान करता है, चाहे वह चिकित्सा में नए उपचार विकसित करना हो, ऊर्जा की सतत स्रोत खोजना हो या फिर संचार, परिवहन और स्वचालन को अधिक कुशल बनाना हो। विज्ञान और तकनीक का प्रभाव स्पष्ट, मापने योग्य और तत्काल परिणाम देने वाला होता है और जिससे इसका व्यवहारिक महत्व और विश्वसनीयता सिद्ध होती है। यह क्षेत्र आप देखिए वास्तुनिष्ठा पर आधारित है और जहां व्यक्तिगत धारणाओं की अपेक्षा और तर्कसंगत और दोहराए जा सकने वाली निष्कर्षों को प्राथमिकता दी जाती है। वहीं सामाजिक विज्ञान मानविकी की विशिष्टता इसकी संदर्भ पर आधारित समझ है, प्रणालीगत दृष्टिकोण और मानवीय व्यवहार के गहन विश्लेषण में निहित होता है और यह क्षेत्र समाज की संरचना, मानव प्रेरणा, सांस्कृतिक विविधता और नीति निर्माण के जटिल पहलुओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक विज्ञान यह सुनिश्चित करता है कि तकनीकी नवाचार केवल मनोवैज्ञानिक उपलब्धियों तक सीमित न रहे, बल्कि सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिकता के अनुरूप हो। यह मात्रात्मकता से अधिक गुणात्मक विश्लेषण पर बल देता है। कहना ना होगा कि इनमें से किसी एक की भी उपेक्षा समाज के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध हो सकता है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश चिकित्सक जॉन स्नो ने लंदन में हैजा के प्रकोप का अध्ययन किया और पाया कि यह दूषित जल की आपूर्ति से फैल रहा है। यह खोज शुद्ध रूप से वैज्ञानिक थी और आप देखेंगे कि लेकिन इस जानकारी को लागू करने के लिए सामाजिक विज्ञान और नीति निर्माण की आवश्यकता थी। सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियां बनाए, स्वच्छता के नियम लागू किए और शहरी जल आपूर्ति प्रणालियों को बेहतर बनाए
और जिससे भविष्य में हैजा जैसी महामारियों को रोकने में मदद मिली। यह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण था, और जिसने न केवल एक स्वास्थ्य संकटों को रोका बल्कि शहरी नियोजन को भी नई दिशा दी। और विज्ञान तकनीक ने चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। नए टीके, रोबोटिक सर्जरी या फिर रोबोट के जरिए शल्य क्रिया, जीन थेरेपी जैसे नवाचार सामने आए। लेकिन केवल वैज्ञानिक खोज ही पर्याप्त नहीं है। टीकों को सफलतापूर्वक लोगों तक पहुंचाने के लिए सामाजिक विज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड समय में टीका विकसित किया, लेकिन कई देशों में लोगों में टीका लगवाने को लेकर झिझक देखी गई। इसे दूर करने के लिए समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिक और नीति निर्माताओं ने मिलकर रणनीतियां बनाई ताकि जनता को शिक्षित किया जा सके। और इस तरह कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई और मशीन लर्निंग यानी मशीनों के सीखने की क्षमता विकास जैसी स्थिति ने उद्योगों में क्रांति ला दी, लेकिन इनके नैतिक पहलुओं की जांच पड़ताल भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निर्णय केवल डेटा और एल्गोरिथम पर निर्भर करें और मानवीय मूल्यों को ना समझें तो समाज में भेदभाव और असमानता बढ़ सकती है। मसलन किसी भर्ती प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाए, यह पूर्वाग्रहपूर्ण आंकड़ों और ब्यौरों पर आधारित हो, तो यह अनजाने में जाति, लिंग, सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव कर सकता है। ऐसे मामलों में सामाजिक विज्ञान के विशेषज्ञों की भूमिका यह सुनिश्चित करने में होती है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता नैतिक रूप से डिजाइन किया जाए और समावेशी हो। विज्ञान और समाजशास्त्र विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक। समय के साथ सिर्फ जीव नहीं बल्कि उसकी समस्याओं के स्वरूप भी बदलाव होता है। जटिल समस्याओं का सामना एकजुट होकर करने से पार पाने की संभावना बढ़ती है। ऐसे में अन्य तमाम क्षेत्र हैं जहां वैज्ञानिक और सामाजिक इंजीनियरों को व्यक्तिगत मत भिन्नता को दरकिनार करते हुए हाथ मिलाना ही होगा। इन दोनों क्षेत्रों को किसी अलग दुनिया की चीज मानने की प्रवृत्ति से हमें बाज आना होगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैज्ञानिक हस्तक्षेप आवश्यक है, लेकिन अगर सरकारें, समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री इसे व्यवहारिक नीतियों में परिवर्तन न करें तो सबसे प्रभावशाली तकनीकी समाधान भी निष्प्रभावी रह जाएंगे। आर्थिक असमानता, स्वास्थ्य नीतियां, साइबर सुरक्षा, शिक्षा सुधार जैसे आयामों में दोनों की सहकारिता से दूरगामी और दुरस्त आप देखते परिणाम हासिल होंगे। इस सहयोग का सफर। ऐसे समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति के भारी शुल्क थोपने को लेकर भारत में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, दोनों देशों के बीच सहयोग के रिश्तों में रुकावट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गवार्ड की भारत यात्रा कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। गवार्ड ने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने जिस तरह आतंकवाद, रक्षा, सुरक्षा और सूचनाओं को साझा करने जैसे मुद्दों पर बेबाक ढंग से ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकताओं का उल्लेख किया, भारत की चिंताओं पर सहयोग का भरोसा दिलाया और उससे साफ हो गया कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में खटास की आशंकाओं में कोई दम नहीं है। और गवार्ड ने स्पष्ट कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इस्लामिक आतंकवाद खत्म करने को लेकर गंभीर हैं। आतंकवाद ने हमें चारों ओर से घेर लिया है, इसका दूरगामी असर पड़ेगा। उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश का नाम लेकर आतंकवाद और सांप्रदायिक उन्माद से निपटने पर जोर दिया। दरअसल भारत और अमेरिका के संबंध केवल व्यापारिक मुद्दों से नहीं हो जोड़ेंगे और दोनों के बीच आतंकवाद भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोनों का साझा वादा भी है। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है और यहाँ आप देखेंगे यूएसए आपको देखने को मिलेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। और अगर हम लोग पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो ये आप देखिए पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक ये हमारा हिस्सा हुआ करता था भारत का, और बांग्लादेश पहले 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ गवार्ड की बैठक में सुरक्षा और सूचनाओं के साझाकरण का विशेष रूप से बातचीत हुई है। रक्षा मंत्री ने खालिस्तानी अलगाववादियों पर अंकुश लगाने का मुद्दा उठाते हुए मांग की सिख फॉर जस्टिस जैसे संगठनों पर अमेरिका प्रतिबंध लगाए। अगर ट्रंप प्रशासन इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठाता है तो भारत के लिए पन्नू जैसे अलगाववादियों के खिलाफ नकल कसने में आसानी होगी। ये अलगाववादी अमेरिका और ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों की नागरिकता प्राप्त कर सुरक्षा घेरे में पहुंच गए हैं। भारत लगातार उनके खिलाफ दस्तावेज पेश करता रहा, मगर अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के कानून कुछ ऐसे हैं कि भारत विरोधी गतिविधियों के आरोप में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। अमेरिका अगर इस दिशा में कोई बड़ी पहल करता है तो स्वाभाविक रूप से ब्रिटेन और कनाडा पर भी ऐसा करने का दबाव बढ़ेगा। और गवार्ड ने आतंकी गतिविधियों के संदर्भ में पाकिस्तान का विशेष रूप से उल्लेख किया है। यह बात पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगार बन चुका है। विश्व व्यापार संगठन कार्यालय पर हमले के बाद अमेरिका ने जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ शिकंजा कसने की कोशिश की थी वह बाद में शिथिल पड़ गई और इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है।
WTO की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ट्रंप प्रशासन एक नई विश्व व्यवस्था बनाने के दावे कर रहा है, और हालांकि उसका जोर फिलहाल आर्थिक गतिविधियों को संतुलित और कारगर बनाने पर अधिक नजर आ रहा है, मगर सामाजिक और राजनीतिक रूप से अशांत क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकती हैं। इसलिए जब अमेरिका अपने कूटनीतिक नफा नुकसान का गढ़ लगाए बगैर आतंकवाद से लड़ने की रणनीति बनाता है, तब तक इस समस्या से पार पाना कठिन ही रहेगा। और अभी तक आतंकवाद की पहचान ही ठीक से तय नहीं की गई। जो भारत की नज़र में आतंकवाद है, वहीं चीन की नज़र में दो देशों का निजी मामला बन जाता है, और इसमें अमेरिका का गंभीर हस्तक्षेप किसी उल्लेखनीय नतीजों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। बहरहाल गवाड़ की यात्रा से भारत और अमेरिका संबंधों में नए सिरे से गर्मी लौटी है। समरसता पर चोट, तो आप देखते हैं कि अफवाहें जंगल में आग की तरह फैलती हैं। नागपुर में औरंगजेब को कब्र हटाने को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान एक समुदाय का धार्मिक पुस्तक जलाए जाने की अफवाह के बाद जिस तरह हिंसा और आगजनी हुई, उससे जाहिर है कि अफवाह किसी भी शहर और समाज के लिए घातक होती है। इस हिंसा में कई लोग जख्मी हो गए। कोई दो राय नहीं कि इस घटना ने शहर की समरसता पर चोट की है। पिछले कुछ वर्षों में देश में अलग अलग राज्यों में हुई हिंसा की कई घटनाओं के पीछे किसी न किसी अफवाह की भूमिका पाई गई, मगर नागपुर में हिंसा के पीछे अलग मुद्दा औरंगजेब की कब्र का है, और जिसे हटाने के लिए पिछले कई दिनों से मांग उठ रही है। दुर्भाग्यवश न केवल इस पर राजनीति हो रही है, बल्कि आप देखते हैं कि इस मुद्दे को जिस तरह हवा दी जा रही है वह चिंता का विषय है। सभी जानते हैं कि इतिहास से जुड़ी धरोहरों को खत्म नहीं किया जा सकता है। कोई सभ्य देश अपने इतिहास को मिटाता नहीं है, वह ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित करता है ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास को जानें और उससे सबक लें। नागपुर में हुई हिंसा को इसलिए भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि इस तरह की घटना से सामाजिक समरसता को गहरी ठेस पहुंचती है। 300 साल से भी अधिक पुराने मुद्दे पर अचानक विवाद खड़ा करने के पीछे की राजनीति निराशाजनक है। इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। दुखद यह है कि हिंसा ऐसे शहर में हुई है जहां हर धर्म और समुदाय के लोग वर्षों से सद्भाव के साथ रहते आए हैं। यह अपनी संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ सभी मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं और दुख सुख साझा करते हैं, मगर कटु सत्य है कि उपद्रवियों का कोई नैतिक मूल्य नहीं होता है, उनमें मानवीय संवेदनाएं नहीं होती हैं। नागपुर में हिंसा भड़कने के पीछे कोई पूर्व नियोजित साजिश हो सकती है या जांच का विषय है, मगर इस समय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है। नागपुर की खूबसूरती उसके सौहार्द में निहित है, इसे बचाना सभी का दायित्व है। RSS का हेडक्वार्टर भी है, महाराष्ट्र की बात हो रही है। अब देखिए, मैं ये कहता हूँ कि कभी आपने देखा है शिक्षा के नाम पर राजनीति हो रही हो, स्वास्थ्य के नाम पर राजनीति हो रही है, आप देखते हैं कि रोजगार के नाम पर राजनीति हो रही हो? नहीं, औरंगजेब के नाम पर राजनीति होगी, फिर किसी और के नाम पर राजनीति होगी, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर। उसका भुगतान भी भारत को करना पड़ रहा है। एक हमें नए विजन पर सोचना चाहिए कि हम लोग चाइना को कैसे पीछे छोड़ें, पाकिस्तान की बात ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है, अमेरिका को कैसे हम टक्कर दें, इन सब पर बातें होना चाहिए। लेकिन देख लीजिए, तो इस तरह से आप देखिए, ये है आपके संपादकीय पाठ का आज का हिस्सा। आप लोग बताइए क्या सोचते हैं आप लोग। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।